नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं साइंस जीएस डे 4 के तहत डेट 8/9/2022 आरआरबी ग्रुप डी में पूछे गए 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और वो भी विद एक्सप्लेनेशन के साथ में। ठीक है, ये वीडियो किस किस के लिए इंपॉर्टेंट है? तो ग्रुप डी के लिए, क्योंकि हम उसी के क्वेश्चंस को, जो रियल पेपर है उसके क्वेश्चंस को ही देख रहे हैं, और प्लस आरआरबी, एनटीपीसी, एमएमएस और जिस भी एग्जाम में जीएस और साइंस के क्वेश्चंस जो है आते हैं। ठीक है, हाँ, बीच में जो है हम इस सीरीज को कंटिन्यू नहीं कर पाए। उसका रीजन था कि बोर्ड में जो है कुछ टेक्निकल इशू हो गया था। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, लिखा है धावन सोडा का उपयोग इनमें से किस यौगिक के निर्माण में किया जाता है? ऑप्शन ए है ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन बी है हरा कशिश, ऑप्शन सी है सुहागा एंड ऑप्शन डी है नीला थोथा। उसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सुहागा। आइए व्याख्या देखते हैं। धावन सोडा, जिसे वॉशिंग सोडा या सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं, एक क्षारीय लवण है जिसका उपयोग कपड़े धोने, पानी की कठोरता को दूर करने, भाई ध्यान रखना है क्योंकि इसके उपयोग है, पूछे जा सकते हैं, सफाई के लिए किया जाता है। टाइल्स के लिए इसका उपयोग सतहों को साफ करने, दाग धब्बों को हटाने में मदद करता है, मतलब इसमें भी इसका यूज किया जाता है। इसके अन्य उपयोग क्या है? कपड़े धोने में, पानी की कठोरता को दूर करने में, सफाई के लिए, जैसे बर्तन हो या सतह का मतलब जो फर्श वगैरह होती है उसे, या फिर कांच हो, कांच में कोई दाग धब्बा पड़ गया हो, साबुन और कागज उद्योग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कुछ सोडियम यौगिकों जैसे कि बोरॉक्स के निर्माण में भी जो है इसका यूज हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी भाषा शास्त्रीय द्रविड़ भाषा है? ऑप्शन ए बंगाली, ऑप्शन बी तमिल, ऑप्शन सी गुजराती एंड ऑप्शन डी है आपकी उड़िया। तो उसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिल। आइए व्याख्या देखते हैं। द्रविड़ भाषा परिवार में मुख्य रूप से तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम शामिल हैं। भारत में कुल 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं, और भारत में कुल 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं, मतलब वर्तमान में। इससे पहले 6 थी, 2024 में जो है 5 शास्त्रीय भाषाएं और जोड़ी गई। आइए इन शास्त्रीय भाषाओं को देखते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जो है आर्ट एंड कल्चर से जो है बनता है। पहली जो भाषा थी हमारी वो थी तमिल, जो कि 2004 में आपकी जो है शास्त्रीय भाषा के रूप में इसे जो है मान्यता प्रदान की गई थी। जब भी हम जीएस साइंस पढ़ते हैं उसमें जब पहला लग जाता है तो ऑटोमेटिक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसको ध्यान रखना। और विद ईयर, क्योंकि पहला है तो ईयर भी पूछा जा सकता है। फिर संस्कृत 2005 में, कन्नड़ को, तेलुगु को, मलयालम 2013 में, उड़िया जब ये जोड़ी गई 24, तो इससे पहले जो लास्ट भाषा आपकी शास्त्रीय थी वो उड़िया को 2014 में शामिल किया गया। फिर 2024 में जो है आपकी 5 भाषाओं को और शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया। यह है आपकी मराठी है, पाली है, प्राकृत है, असमिया है और बंगाली है। तो लास्ट वाली को भी आपको जो है ध्यान में रखना है, क्योंकि करंट अफेयर में भी ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस वेद को गीत की पुस्तक या मंत्रों का वेद या गीत का योग भी कहा जाता है? ऑप्शन ए है अथर्ववेद, ऑप्शन बी है ऋग्वेद, ऑप्शन सी है यजुर्वेद एंड ऑप्शन डी है सामवेद। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सामवेद। क्योंकि हम सभी जानते हैं जो गीत है, बोला जाता है कि गीतों की जो उत्पत्ति हुई वो सामवेद से ही मानी जाती है। आइए व्याख्या देखते हैं। सामवेद हिंदू धर्म के 4 वेदों में से एक है। इसकी रचना वेद व्यास ने की थी। रचना इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, जो मुख्यतः संगीत और उपासना से संबंधित है, और इसे भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है या फिर जनक कहा जाता है। सामवेद का संबंध सोम यज्ञ से है, जिसमें उद्गाता नामक पुरोहित मंत्रों का गायन करते थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन सा? उद्गाता वाला, क्योंकि पूछा जाएगा कि भाई सामवेद में जो आपके मंत्र हैं उन्हें जो बोलता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे उद्गाता कहते हैं। की पॉइंट है। सामवेद में मुख्यतः सविता, ब्रैकेट में सूर्य या सविता बोले या फिर सूर्य, और इंद्र की स्तुति के मंत्र हैं। पूछा जाएगा कि भाई सामवेद में जो मंत्र हैं वो किस देवता को समर्पित है? तो आपको बताना पड़ेगा सूर्य और इंद्र को समर्पित हैं। इसमें लगभग 1875 मंत्र हैं। सामवेद की 3 शाखाएं भी है, कौथमी, जैमिनिया और रमणीय या फिर राणीय। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र का अंग नहीं है? ऑप्शन ए है श्वासनिका, या जिसे हम श्वासनली भी कह सकते हैं,
ऑप्शन बी है, मूत्राशय ऑप्शन सी है, मूत्रमार्ग ऑप्शन डी है, मूत्रवाहिनियां या वाहिनी तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि श्वास नली जो है वो हमारा जो उत्सर्जी अंग नहीं, जो क्या बोलते हैं भाई, सांस लेते हैं, है ना, क्या वो श्वसन तंत्र जो होता है तो उसका अंग है, मतलब रिस्पायरेटरी जो सिस्टम होता है उसका अंग है, ना कि मानव उत्सर्जन तंत्र का। क्वेश्चन नंबर 5, 1950 में तत्कालीन इंडोनेशियाई राष्ट्रपति डैश भारत के प्रथम गणतंत्र दिवस की शोभा बढ़ाने वाले मुख्य अतिथि थे। क्वेश्चन में कहा गया है कि जैसे हम गणतंत्र हुए थे तो उस मौके पे जब पहला हमने गणतंत्र दिवस मनाया था 1950 को, तो कह रहा है कि उस मौके पे हमारे भारत में मुख्य अतिथि कौन थे, अब्दुल रहमान वाहिद या बीजे हबीबी या सुहार्तो या शुकर्णी, तो उसका जवाब हो जाएगा शुकर्णी जो थे भारत के पहले गणतंत्र दिवस के मौके पर या अवसर पर हमारे मुख्य अतिथि थे। और ये कहाँ के राष्ट्रपति थे उस समय, तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। क्योंकि क्वेश्चन आपसे जरूरी नहीं यही पूछे, ये भी ऑप्शन में दे सकता है, पूछ सकता है किस देश से संबंध रखते थे, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा इंडोनेशिया के वो राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, वायुमंडल के उच्चतर स्तरों पर ऑक्सीजन के अणुओं पर यूवी जो अल्ट्रावायलेट रेजेज होती हैं विकिरणों की क्रिया का उत्पाद क्या होता है, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर ओजोन, तो इसका जवाब हो जाएगा ओजोन। आइए ओजोन के बारे में देखते हैं। ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल के समताप मंडल में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है। यह सतह से लगभग 15 से 35 किलोमीटर की ऊपरी ऊंचाई पर स्थित है। तो ये भी पूछा जाता है कि जो आपकी ओजोन परत है तो वो पृथ्वी से कितने हाइट पर स्थित है, तो 15 से 35 किलोमीटर पर। ओजोन को O3 से डिनोट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। ओजोन परत सूर्य से निकलने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण जो यूवी होती हैं, कौन सी, फिर से ध्यान देना प्लीज, यहाँ पे यूवी जो है एक UVA होती है, UVA होती है तो ये हानिकारक नहीं होती, लेकिन जो UVB होगी तो वो हानिकारक होती है, उसको अवशोषित कर लेती है कौन, जो ओजोन परत पाई जाती है हमारे समताप मंडल में वो, और इस तरीके से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जैसी मानव निर्मित रसायनों के कारण ओजोन परत को नुकसान होता है, तो इस गैस का भी ध्यान रखना है क्योंकि इसके कारण जो ओजोन परत होती है उसका क्षरण हो जाता है, जो ओजोन अणुओं को तोड़ देते हैं। यदि ओजोन परत नहीं होगी या नहीं होती तो अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि त्वचा का कैंसर हो सकता था, मोतियाबिंद स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इसको सुरक्षित रखने के लिए सन 1987 में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो अपनाया गया विश्व लेवल पे, और हर 16 सितंबर को विश्व ओजोन डे भी मनाते हैं, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस को लेके इसके प्रति हम जागरूकता बढ़ा सके, इसलिए हम प्रति 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस भी मनाते हैं। ओके, हालांकि ओजोन से संबंधित और भी जैसे किगाली समझौता हुआ था तो वो भी जो है ओजोन से ही संबंधित है, वियना समझौता है वो भी आपका इसी से संबंधित है। क्वेश्चन देखिए 7, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A और ब्रैकेट में D के अनुसार, अब देखो कितना गहरा क्वेश्चन पूछ दिया। 51A में तो हमें पता है कि भाई हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं वो दिए गए, लेकिन उसमें भी कह रहा है कि जो D मतलब 4th नंबर का कौन सा हमारा जो है मौलिक कर्तव्य है, और हमने हर वीडियो में जहां पर भी मौलिक कर्तव्य आए हैं हमने सभी के सभी मौलिक कर्तव्य को डिटेल के साथ में देखा हुआ है। तेरा अस्पष्टता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है, तो क्या मौलिक कर्तव्य में यह है? नहीं, ये तो भाई हमारा अधिकार है। जो आर्टिकल नंबर 17 है उसके बारे में बात हो रही है। प्रत्येक वयस्क चुनाव में मतदाता के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने का हकदार, ये भी गलत, ये भी गलत। राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, ये मेरा अधिकार है, ना कि मेरा मौलिक कर्तव्य है। 3 ऑप्शन आपके गलत हो गए तो लास्ट वाला ऑप्शन आपका ऑटोमेटिक ही सही हो गया। देश के नागरिकों को देश की रक्षा करनी चाहिए, बिल्कुल हमारे
जो हमारी जो ड्यूटीज है उनमें ऐसा कहा गया है, और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। ये डेफिनेटली हमारा क्या है, मौलिक कर्तव्य है, ये ड्यूटी है हमारे। आइए फिर से हम एक बार डिटेल के साथ में मौलिक कर्तव्य को जो है कवर करते हैं। अनुच्छेद 51A में बताया गया है मौलिक कर्तव्य के बारे में। तो देखिए पहला क्या है, संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, देश की रक्षा करना और राष्ट्रीय सेवा करने के लिए तैयार रहना। तीसरा है देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता की रक्षा करना। चौथा है देश के सभी लोगों के बीच सद्भाव और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना। नेक्स्ट है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उसमें सुधार करना। नेक्स्ट है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और अन्वेषण और सुधार की भावना को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा से बचना। नेक्स्ट है उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का प्रयास करना ताकि देश निरंतर प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर पर पहुंच सके। लास्ट है क्योंकि 2002 में जोड़ा गया था, 6 से 14 साल के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के अवसर प्रदान करना। ये हमारा क्या है, ये हमारी ड्यूटी है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है यक्ष एक जलीय विलयन है जिसका pH 2.6 है। यह दर्शाता है कि विलयन इनमें से किस प्रकार का है, उदासीन प्रकृति का है या फिर प्रबल अम्लीय प्रकृति का है या दुर्बल क्षारीय प्रकृति का है या प्रबल क्षारीय प्रकृति का है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रबल अम्लीय प्रकृति का है, क्योंकि पीएच मान जितना कम होगा तो वहां पे पॉसिबिलिटी है आपका जो प्रबल अम्लीय है वो होगा, ना कि दुर्बल, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं इसकी व्याख्या। व्याख्या बहुत अच्छी है, सारे कंफ्यूजन आपके दूर हो सकते हैं, तो व्याख्या पे ध्यान देना है आपको। अम्ल ऐसे पदार्थों को कहते हैं जो पानी में घुलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं, मतलब छोड़ते हैं। ये स्वाद में खट्टे होते हैं। ये नीले लिटमस को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं और क्षारों के साथ मिलकर लवण और पानी बनाते हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जब ऐसा होता है तो क्या क्या चीजें बनती है, तो लवण और पानी बनता है। इनका गुण क्या है, खट्टे होते हैं। अम्ल सामान्यतः खट्टे स्वाद के होते हैं। ये लिटमस पेपर को, नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। क्षार के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, तो अम्ल क्षारों के साथ अभिक्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं। धातुओं के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, अम्ल कुछ धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। अम्लों के अन्य वर्गीकरण देखिए, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बना था। प्रबल अम्ल, ये अम्ल पानी में पूरी तरह से आयनित मतलब घुल जाते हैं, जिससे वे अधिक हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। इसके उदाहरण देखिए, ये सारे के सारे जो एग्जांपल्स हैं ये आपके जो प्रबल अम्ल है उसके एग्जांपल्स है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, दुर्बल एसिड। अब हम देखते हैं, पहला हो गया था ना प्रबल, अब सेकंड है दुर्बल। ये अम्ल पानी में आंशिक रूप से आयनित होते हैं। भाई थोड़ा सा अंतर है, जो प्रबल होंगे तो वो पूरी तरीके से आयनित हो जाएंगे, वहीं जो आपके दुर्बल होंगे वो आंशिक रूप से मतलब कम मात्रा में ही आयनित होते हैं, जिससे वे कम हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। प्रबल थे वो ज्यादा पूरी तरीके से आयनित हो जाते थे तो अधिक हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते थे। ये आंशिक रूप से आयनित होते हैं तो ये जो है, जो हाइड्रोजन आयन है वो कम ही उत्पन्न कर पाते हैं। इसके उदाहरण देख लीजिए, जैसे एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड आदि। ओके, अगर फ्रेंड्स जो है क्वेश्चन पसंद आ रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है यदि 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित एक बल्ब 5 एम्पियर की धारा लेता है तो बल्ब की पूरी पावर है, शक्ति है, वो कितनी होगी, 1.2 वॉट होगी या 60 वॉट होगी या फिर 0.21 वॉट होगी या 2.4 होगी। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा बी, 60 वॉट इसका राइट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 34, गर्भ निरोधक गोलियां किस प्रकार जन्म नियंत्रण में मदद करती हैं, युग्म नस को नष्ट करके या रजोधर्म को रोककर या शुक्राणु उत्पादन को अवरुद्ध करके या फिर अंडाशय से अंडों का मुक्त होना रोककर। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा भूतापीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, लावा स्तर, बायोमास,
बाष्पमुख या फिर ऑप्शन डी है उष्णोष्ण, पता नहीं क्या लिखा, उष्णोत्स, ठीक है। तो इसका जो है राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बायोमास। और जो ऑप्शन तीनों बच गए तो वो सभी वहां से भूतापी ऊर्जा जो है वो उत्पन्न की जा सकती है। लावा स्तर, मतलब आपको पता होगा कि भाई लावा जो है बिल्कुल जलता हुआ एक तरीके से गर्म पदार्थ होता है और वहां पे जो है भूतापी ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। बाष्पमुख, तो यहां से भी, क्योंकि जहां से भाप निकलती है तो वो चीज गर्म होती है, वहां पर भी जो है भूतापी ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। नेक्स्ट है उष्णोत्स, तो यहां से भी जो है आपकी भूतापी ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं। भूतापी ऊर्जा पृथ्वी के अंदर मौजूद गर्मी से प्राप्त होने वाली एक नवीकरणीय ऊर्जा है। तो ध्यान रखोगे भूतापी ऊर्जा है वो आपकी नवीकरणीय ऊर्जा है, जिसका उपयोग बिजली उत्पादन, हीटिंग, अन्य कार्यों के लिए किया जाता है। बायोमास का अर्थ है, बायोमास से देखते हैं, बायोमास का अर्थ है जीवित या हाल ही में जीवित जीवों के कार्बनिक पदार्थों का कुल भार या मात्रा, या पौधों, जानवरों, सूक्ष्म जीवों से प्राप्त जैविक सामग्री होती है जिसे ऊर्जा के स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, डिक्लोफेनॉक या डाइक्लोफेनॉक दवा के कारण भारत में किसकी मृत्यु हो रही है? काले हिरणों की मृत्यु हो रही है, या गौरैयों की मृत्यु हो रही है, या जो बल्चर होते हैं गिद्ध उनकी डेथ हो रही है, या फिर एक सींग वाले गैंडों की डेथ हो रही है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत में आपने ये चीज अनुभव की होगी कि अगर आज से लगभग में आप 15-20 साल पहले आपने जो गिद्धों को देखा होगा, है ना, लेकिन अब वर्तमान में गिद्धों की संख्या बहुत कम हो गई है, लगभग में विलुप्त के कगार पे आ गए हैं। तो उसका मेन रीजन यही है, ये जो दवाई है ये। अब ये कैसे है, तो इसके लिए व्याख्या देखते हैं। कह रहा है कि डाइक्लोफेनॉक नाम की दवा की वजह से तकरीबन जो गिद्ध है उनकी संख्या 0 पर आ गई है, मतलब विलुप्ति के कगार पे आ गई है। डाइक्लोफेनॉक मवेशियों के लिए एक सस्ती गैर स्टेरॉयडल दर्द निवारक दवा है। इसका मतलब है जब कोई भी हमारे यहाँ जो हम जानवर पालते हैं, गाय हो आपकी, बकरी हो, भैंस हो, बैल हो, तो अगर उनके शरीर में कहीं पे दर्द होता है तो हम करते हैं क्या है कि ये जो दवा है ना, मतलब इसका इंजेक्शन, तो उसको हम लगा देते हैं। और अगर लगाया हमने मान लो किसी भी मवेशी को ये इंजेक्शन और उसकी डेथ हो गई, हम सभी को पता है जब जानवर मर जाते हैं तो उन्हें जो है दूर डाल दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, तो गिद्ध जो है उनको खाते हैं, इनके शरीर में जहर फैल जाता है और जिसके कारण जो गिद्ध हैं तो उनकी भी डेथ हो जाती है। आगे देखते हैं, जो गिद्धों के लिए घातक है। भारत में 9 प्रकार के गिद्ध पाए जाते हैं, मतलब गिद्धों की जो प्रजातियां भारत में 9 प्रकार की हैं, जिनमें से कुछ नाम देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। ओरिएंटल, व्हाइट बैक्ड, लॉन्ग विल्ड, फिर स्लेंडर विल्ड, हिमालयन, रेड हेडेड, मिस्र देसी, बियर्डेड, सिनेरियस, या फिर यूरेशियन ग्रिफॉन। ये क्या है? ये भारत देश में पाई जाने वाली जो बल्चर्स होते हैं तो उनकी प्रजातियां हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल हैं? ऑप्शन है 26, 30, 23 या फिर 29, मतलब 29। तो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 29 जो है इसका राइट जवाब होगा। आइए व्याख्या देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ी गई थी, जिसमें पंचायतों के कार्यों के अंतर्गत 29 विषयों को शामिल किया गया। तो इंपॉर्टेंट है, कितने विषय थे? 29, जो ग्रामीण भारत के विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो कौन कौन से विषय? कृषि गांव में ही होती है, भूमि विकास, लघु सिंचाई, पशुपालन भाई जो है गांव में ही होता है, मत्स्य पालन। अब आपको ये सारे के सारे याद करने की आवश्यकता है नहीं 29, बस आपको एक ऐसे माइंड से सोचना है कि आपको लगेगा हाँ कि सारे के सारे काम जो है गांव लेवल पर ही होते हैं, तो वो सारे के सारे काम जो है पंचायत लेवल पर ही किए जाते हैं, तो उन्हीं को जो है इसकी जिम्मेदारी दी जाती है। सामाजिक वानिकी, लघु उद्योग, पेयजल, ग्रामीण आवास, ईंधन और चारा,
सड़कें, पुल, ग्रामीण विद्युतीकरण, शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण, पुस्तकालय, स्वास्थ्य और स्वच्छता, परिवार कल्याण, महिला और बाल विकास, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसे हम पीडीएफ बोल देते हैं, सामुदायिक संपत्ति का रखरखाव, दुर्लभ वर्गों का कल्याण, अनुसूचित जातियों और जनजातियों का कल्याण। तो ये कितने विषय, 29 विषय हैं जो कि जो है इसमें दिए गए हैं। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किसकी सुसंदर सबसे तीव्र तेज होती है? हाथी, मनुष्य, कबूतर या फिर मछली? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मछलियों की जो श्वसनदर होती है वो अपेक्षाकृत अन्य जो जीव होते हैं उनसे अधिक होती है। व्याख्या देखिए, उनकी श्वसनदर जो सांस लेने की गति होती है, जो स्पीड होती है, अन्य जलीय जीवों की तुलना में अधिक होती है, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। ये हमने भी अनुभव किया होगा, अगर हम पानी के अंदर गए होंगे, अगर जैसे डुबकी लगाई होगी तो हमारी सांस जल्दी फूलने लगती है। उसका रीजन यही है क्योंकि पानी के अंदर जो ऑक्सीजन घुली हुई होती है उसकी मात्रा कम होती है, इसीलिए हमें ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए होती है, इसीलिए हम जो है बार बार सांस लेने की कोशिश वहां पे करते हैं। अधिक ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए तेजी से सांस लेने की आवश्यकता होती है। ये ठीक उसी प्रकार से जैसे आप आराम चलोगे तो आपको बहुत अधिक सांस लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप भगोगे तो आपको अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे आप जो है हांफने लगते हैं, तेज जो है सांस लेने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार से इसका भी कुछ सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एकमात्र झील है जिसका निर्माण पृथ्वी पर उल्का पिंड के टकराने से हुआ? कूलर झील, लोनार झील, पुल्लिकट झील या फिर लोकटक झील? तो इसका जवाब हो जाएगा लोनार झील। वूलर झील आपकी कहाँ पड़ती है? जम्मू कश्मीर में पड़ेगी आपकी वूलर झील, और मीठे पानी की एशिया की सबसे बड़ी झील है। पुल्लिकट जो झील है वो आपकी आंध्र प्रदेश में पड़ती है, ठीक है ना। लोकटक झील बहुत फेमस है, यहाँ पे बहुत सारे यात्री जाते हैं इस झील का लुत्फ उठाने के लिए, और मणिपुर में आपकी ये झील पड़ती है। और इसी झील में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क काइबू लामजाओ नेशनल पार्क इसी झील में ही स्थित है। व्याख्या, चलिए व्याख्या पढ़ लेते हैं। लोनार झील महाराष्ट्र के बुलढाना जिले में एक क्रेटर झील है। इसका निर्माण एक उल्का पिंड से हुआ था। यह बेसाल चट्टान का एकमात्र प्रमुख होबर बैक है। इसमें क्षारीय जल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरीके की जो निर्मित झीलें हैं उनकी मात्रा बहुत कम है, और इंडिया में तो एकमात्र ही झीलें ऐसी है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 है, गंगोत्री से निकलने वाली कौन सी भारतीय नदी मुख्यतः मानवीय गतिविधियों और उद्योगों से प्रदूषित हुई है? गंगा, कावेरी, कृष्णा या फिर ब्रह्मपुत्र? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, डेफिनेटली गंगा इसका उत्तर होगा, ठीक है ना। मान लो डायरेक्टली आपको आंसर नहीं भी पता, फिर भी ऐसे क्वेश्चंस आपको छोड़ने नहीं है, आप यहाँ पे कॉमन सेंस से इसका उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि वो कह रहा है भाई कहाँ से निकलती है, सॉरी हाँ गंगोत्री से, तो गंगोत्री से गंगा नदी ही निकलती है। कावेरी नदी भाई दक्षिण की हो गई, कृष्णा भी लगभग में मध्य भारत और दक्षिण भारत है वहां बहती है। ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है? तो ये तो भाई तिब्बत से जो है निकलती है। ओके, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। हाँ, व्याख्या देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कहते हैं। गंगा नदी जिसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा भाई कि जो है गंगा नदी किन किन नदियों का संगम है, कौन कौन सी नदियां मिलकर गंगा नदी कहलाती है। तो आपको ध्यान देना है भागीरथी और कौन सी वो जो अलकनंदा है वो हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती हैं और भारत और बांग्लादेश में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जिसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा की प्रमुख सहायक नदियों में यमुना, सोन, रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा है। गंगा बेसिन भारत, नेपाल, बांग्लादेश के कुछ हिस्सों को कवर करता है। यह हरिद्वार, इलाहाबाद और वाराणसी, पटना गंगा नदी के किनारे स्थित है। इस नदी पर फरक्का बैराज या जिसे फरक्का बांध बोल सकते हो, टिहरी बांध,
भीम गौड़ा बांध आदि बने हुए हैं। इसी नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो कि गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली को कहा जाता है स्थित है। यह जो वाटरवेज नंबर 1 है ये प्रयागराज, जिसे हम इलाहाबाद भी कहते हैं, से हल्दिया तक 1620 किलोमीटर तक स्थित है, जो कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 16, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा देखे जाने पर आकाश किस रंग का दिखाई देता है? ऑप्शन ए है सफेद, ऑप्शन बी है आसमानी, ऑप्शन सी है लाल एंड ऑप्शन डी है काला। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, काले रंग का जो है आसमान किसी भी अंतरिक्ष यात्री को दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 17 है चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, ऑप्शन बी है बोरलॉग पुरस्कार, ऑप्शन सी है धन्वंतरि पुरस्कार, ऑप्शन डी है दिल्ली मेमोरियल पुरस्कार। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जो बोरलॉग पुरस्कार है वो आपका दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में। आइए व्याख्या देखते हैं। बोरलॉग पुरस्कार कृषि और पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट अनुसंधान और योगदान के लिए दिया जाता है, विशेष रूप से खाद्य और भूख उन्मूलन के योगदान करने वाले वैज्ञानिकों को। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी पुरस्कार वार्षिक रूप से वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जिसे शॉर्ट में CSIR कहते हैं, द्वारा उल्लेखनीय एवं असाधारण अनुसंधान मूलभूत श्रेणी में जीव विज्ञान में जो है दिया जाता है। ठीक है, तो इसको जो है ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के पहले मत्स्य पालन व्यवसाय इनक्यूबेटर का उद्घाटन केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री द्वारा कहाँ किया गया है? गुरुग्राम, करनाल, रोहतक या फिर नोएडा? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरुग्राम में इसका जो है उद्घाटन किया गया है। मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं कि अगर आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, जीएस पढ़ रहे हैं, अगर वहां पे पहला आ जाता है तो ऑटोमेटिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप यहाँ भी उस चीज के बारे में जो है उसका परीक्षण कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत स्थापित किस संवैधानिक प्राधिकरण को केंद्र तथा प्रत्येक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों की प्राप्तियों एवं व्यय की लेखा परीक्षा करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो इसका पहले ऑप्शन देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम कैग बोलते हैं शॉर्ट में, फिर भारत का वित्त सचिव या भारत के महान्यायवादी या भारत का महाधिवक्ता। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम शॉर्ट में कैग भी कहते हैं। व्याख्या देखिए, भारत के राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुहर वाले अधिपत्र द्वारा भारत के जो कैग होता है उसकी नियुक्ति करते हैं। कैग 6 वर्षों तक या 65 वर्षों तक अपने पद को जो है सुशोभित करता है या धारण करता है, जो भी पहले हो इसमें। ठीक है, संसद के एक एजेंट के रूप में वह कार्य करता है तथा संसद की ओर से आय व्यय का लेखा परीक्षण भी करता है। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जीव परजीवी पोषक युक्ति को दर्शाता है? ऑप्शन ए है अमीबा, ऑप्शन बी है मशरूम, ऑप्शन सी है ईस्ट एंड ऑप्शन डी है अमरबेल। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अमरबेल। आइए व्याख्या देखते हैं। मेरा परजीवी एक ऐसा जीव है जो कि किसी अन्य जीव पर या उसके अंदर रहता है या उसके बाहर रहता है, और किसके लिए? भोजन प्राप्त करने के लिए। वही चीज लिखी हुई है, अन्य जीव पर या उसके अंदर रहता है और उससे भोजन और अन्य आवश्यक चीजें प्राप्त करता है। जैसे कि आप ये 2 प्रकार का होता है, बाह्य परजीवी और आपका अंतः परजीवी। बाह्य परजीवी का जो हमारे शरीर में ऊपरी हिस्से पे रहता है, जैसे कि बालों में आपका जूं हो गया है ना, तो ये चीजें क्या है? जूं है, टिक है, मच्छर। भाई हमारा खून पी जाता है लेकिन शरीर के बाहर ही तो होता है। फिर नेक्स्ट क्या है? खटमल। तो ये क्या है? आपके बाह्य परजीवी है। वही अमरबेल, इसको आकाश बेल या अमरबेल, बहुत नाम है इसके, ध्यान रखना। अमरबेल, आकाश बेल, अमरबेल, अमरबल्ली भी कहते हैं।
प्रायः यह खेतों में भी मिलती है। यह एक कैसा पौधा है? एक कोशिकीय परजीवी पौधा है। ध्यान रखना कैसा है? एक कोशिकीय परजीवी पौधा है जिसमें पत्तियों और पर्णहरिम का पूर्णता अभाव होता है। भाई आपने देखा भी होगा कि पेड़ होते हैं तो उनपे पीले पीले कलर की जो है हल्की हल्की क्या हो जाती है, ऐसे ऐसे वो जो है पौड़ जाती है पीले कलर की, तो उसी को बोलते हैं परजीवी। ठीक है ना। इसमें क्या पत्तियां होती हैं? नहीं, तो पत्तियां नहीं होती हैं। और पर्णहरिम का मतलब है कि जिस कारण पत्तियां हरी होती हैं तो वो चीज इसमें जो है नहीं पाई जाती है। सो फ्रेंड्स, आज से हम इस वीडियो को जो है वीडियो सीरीज को फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आप भी इस वीडियो को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।